वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए सेक्शन ए का 16वां भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि कवि क्लासेस के द्वारा जैसे कि आपको पता है कि CU-CET अब लागू हो चुका है, ठीक है। तो CU-CET चूँकि यूजी और पीजी दोनों ही स्तर पर लागू हो रहा है, केवल प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ करके, तो CU-CET की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है CU-ET बाई कवि क्लासेस। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको CU-ET से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो क्लासेस है, वो सब कुछ आप लोग को मिल सके। तो उम्मीद है सभी लोग CU-ET बाई कवि क्लासेस जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है। प्रधानाचार्य को इसमें सरलता होती है। ऑप्शन नंबर सी, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वह उचित होगा? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ पे हर समाज में शिक्षकों की संख्या क्या होती है? प्रायः कम होती है, इसलिए विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत कुछ बोलता है। यानी कि हमेशा आप लोग देखे होंगे कि एक स्कूल है, उस स्कूल में दो व्यक्ति, अगर दो टीचर बात कर रहे हैं या कोई मन मुटाव है तो हमेशा एक व्यक्ति, एक टीचर जो होगा वो दूसरे टीचर की बुराई करता रहेगा। तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और अधिक बोलने को रोक देंगे या फिर अंतरों को दूर करेंगे या फिर दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि जो ए और बी नामक दो अध्यापक है इनके बीच में जो भी मन मुटाव है आपस का, वह आपके द्वारा इसको दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के पक्ष होते हैं उनको क्या होता है कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए या फिर उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती हैं या फिर कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, पाठशाला के प्रति आदर भावना बढ़े। तो क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए कि सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए? आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना चाहिए या फिर विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देना चाहिए या फिर शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना चाहिए या फिर नित्य प्रतीक की शिक्षण समस्याओं के झटपट समाधान सुझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है। आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया, सारी बात एक मजाक के रूप में ले या फिर ऐसा ही मजाक छात्रों से करें। तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? कुछ कहे नहीं किंतु यह संकेत दे कि आपने इसे पसंद नहीं किया। जैसा कि कई बार होता है कि 1 अप्रैल जो कि मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होता है अपने टीचर को ही मूर्ख बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, उनके साथ कुछ डांटना नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये संकेत देना चाहिए कि यह तुमने जो कार्य किया है यह उचित नहीं है, इससे मैं नाखुश हूं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध क्या होना चाहिए? स्वामी और दास जैसा होना चाहिए, नेता एवं दास जैसा होना चाहिए, नेता और अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए या फिर मित्र एवं कुशल नेता की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए प्रश्न नंबर 7 का सबसे सही आंसर होना चाहिए सी, नेता और अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए। यानी कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? नेता और विद्यार्थी को उसका अनुसरणकर्ता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास,
सार्वभौमिक शिक्षा या फिर वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वांछित सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें परिवार नियोजित करने के उपदेश देंगे। परिवार नियोजित करने के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिससे कि उन्हें सवेतन अवकाश देना भी हो और जिससे कि आपके घरेलू कार्य में व्यवधान भी न हो। उन्हें दूरदर्शन में किसी विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर किसी भी प्रकार की रुचि तब तक नहीं लेंगे जब तक वे स्वयं आपसे सलाह मशवरा न करें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी है कि उन्हें दूरदर्शन में कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करने चाहिए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है आपके सामने कि अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें या बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती हो उन्हें प्राप्त हो सके, या अपने काम से संबंध जो भी संबंधित रखेंगे वह कोई रुचि नहीं लेंगे, यानी कि आप अपने काम से मतलब रखें और उनमें कोई भी इंटरेस्ट आप नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि उनके उत्थान के लिए एक कह सकते हैं विशेष दृष्टिकोण की वहाँ पे आवश्यकता होगी और हमें दया का रूप भी अपनाना चाहिए ताकि वह जो बच्चे हैं वह आगे चल करके अनुसूचित जाति का जो ठप्पा लगा हुआ उनके ऊपर वह भी हट सके। ठीक है, इसलिए प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, अर्थात वेयर इज द फॉरेन लैंग्वेज स्टडी सेंटर लोकेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सी कि विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र जो है वह न्यू दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 का जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को या फिर 10 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 दिया है हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1951 को या फिर नन ऑफ एबव। तो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ आपसे सीरीज से प्रश्न पूछा गया ये आपका, ठीक है, और ये नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोग का लगातार चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में दिया है ये आकृति आपका दी गई है, ठीक है। अब इस आकृति में देखिए यहाँ पे 1 2 3 बिंदु दिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बिंदु है, फिर इसमें 3 3 6 और 1 7, यानी कि आपका कितने बिंदु बढ़ रहे हैं, तो सभी में ऊपर वाले में 2 बिंदुओं का यहाँ पे क्या है प्लस किया जा रहा है, ठीक है, 2 बिंदु बढ़ाया जा रहा है। तो हम ऊपर वाले में भी देखेंगे कि ऊपर में 2 बिंदु बढ़ा है, तो इसमें देखिए इसमें कितना था 3, इसमें 5, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो ऊपर में 9 किस में है ये देख लीजिए सिंपली। तो जब ऊपर देखेंगे हम कि किस में 9 है, ठीक, किस में 9 है, तो ये हमारा आंसर सिंपली यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको, क्योंकि किसी में भी और 9 में नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिल गया आपका। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए यहाँ पे दिया है आपका एनोलॉजी टेस्ट से, ठीक है, किसे पूछा है आपका प्रश्न 80 से, यानी कि एनोलॉजी टेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए पहले का संबंध जो दूसरे से होगा वही तीसरे का चौथे से होगा। तो पहले का दूसरे से क्या संबंध है, ये देखिए बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूरी तरह से क्या घूम रहा है 180 अंश घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है ना 180 अंश। अब यहाँ पे 180 अंश घूम रहा है, यहाँ पे ये वाला देखिए 180 अंश घूम गया। अब यही हम लोग देखेंगे कि ये वाला भी बिंदु जो है प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे देखिए कि ये जो बिंदु है ये भी 180 अंश आपका घूमना चाहिए, है कि नहीं, घूमेगा कि नहीं। तो कैसे घूमेगा, क्योंकि ये आपका नीचे आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कौन सा नीचे ऐसा बिंदु है, 2 बिंदु मिल रहा है, बी और डी मिल रहे हैं, क्लियर बात है। अब बी और डी में कौन सा आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 180 अंश हमें घुमाना है तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। क्योंकि इसमें देखिए ये इस वाले में यहाँ पे सेकंड वाला जो था ये इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है और यहाँ पे ये वाला जो सेकंड है ना ये भी यहाँ पे आना चाहिए 2 लाइन, तो 2 लाइन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 2 लाइन है, ठीक। तो अंतर क्या मिल रहा है आपको, तो सिंपली अगर देखिए तो
कुछ ना कुछ अंतर इसमें मिलेगा जरूर। क्या अंतर मिल रहा है? तो ये आपका 180 अंश घूम रहा है, लेकिन ये आपका 180 अंश नहीं घूम रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे इसमें कि ये देखिए लाइन दिया हुआ है, एक ऊपर और नीचे दोनों एरो किया, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर एरो किया हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, न कि डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो प्रश्न हमसे पूछा है क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, ठीक है। किससे प्रश्न है? आपका क्लासिफिकेशन। तो जब क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछा गया है तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपके 4 खाने दिए गए हैं, ठीक है, 4 खाने दिए गए हैं। अब इन सब में 4 खाने दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन चीज आप लोग क्या मिल रही है कि सभी में देखिए 4-4 खाने हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ, ठीक है, लेकिन ये आपका बना तो है ऐसा ही, लेकिन इसमें एरो आ गया है इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह अलग होगा, क्योंकि ये सी जो है ना, ये ए बी और डी से बिल्कुल ही अलग आपका आकृति दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 18 जो दिया हुआ है प्रश्न, यह आपका प्रश्न पूछा गया है मिरर इमेज से, ठीक है, एमआई से प्रश्न पूछा गया आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिरर इमेज में जो चीजें लेफ्ट में होती है और राइट में होती है, और राइट वाली लेफ्ट में होती है। अब ये देखिए लेफ्ट में दिखाई दे रही है, तो हमें राइट में देखेंगे किस में दिया हुआ, ये ए और बी में, सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपका इसी के साथ दिखाई दे रहा है, ये राइट में दिखाना चाहिए, तो ये आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर इसमें है, तो ये आपका एक कट हो गया, आपका बी सी जो होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 19 जो दिया हुआ है ये प्रश्न आकृति, इस प्रश्न आकृति में आपको बताना क्या है, क्योंकि ये वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में सिर्फ और सिर्फ ये आपका दोनों भाग ऊपर नीचे होंगे, और सब जैसे के हैं वैसे उसी प्रकार से रहेंगे, कुछ इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो डी तो पहले कट हो गया। अब यहाँ ए बी और सी में देखते हैं, तो देखिए ये वाला भाग जो है, ये ट्रायंगल बना जो है, अब ये किस में नीचे रहता है, किस में नीचे रहता है? 2 में है, ए में है और आपका बी में है ना, ए और बी में। अब ए और बी में है, इसमें जब आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नीचे कौन सा होना चाहिए, नीचे का इसका, ये इसमें ऊपर का चेहरा है ना, अब इसमें नीचे का चेहरा होना चाहिए, तो नीचे का चेहरा केवल और केवल बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका पेपर फोल्डिंग संबंधित है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम इसको, ये आपका एक पेपर है, और जब इसको हम फोल्ड करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम पेपर को फोल्ड करते हैं, ठीक है। अब इसको मोड़िए, आप यहाँ से इसको मोड़िए, तो ये आपका बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बीच में, और सब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में किस में है? केवल और केवल बी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। उम्मीद है आप लोग को आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ भी सकते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल CUET बाई कवि क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे संबंधित यानी CUET से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।